चलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, देखो ध्यान से, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, एक छोटा सा रीकेप ले लेते हैं अपन, है ना। कंपनी एक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, टोटल 470 सेक्शन है, टोटल स्केड्यूल 7 है, चैप्टर 29 है। सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी है कि कंपनी एक 6 जन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंपनी बीसी मतलब बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट में जो बनी हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसके बारे में बोल दिया। फिर कंपनी का मतलब, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फीचर्स में सबसे पहले कौन सा फीचर था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में 3 केस लो याद हैं, एक तो माकोड़ा का याद है हम लोग को, ठीक है, मकाउडा सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद सेलेवन का था, और एक हमारा ली का था। फिर उसके बाद परपेचुअल, मेंबर में कम, मेंबर में, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर। लिमिटेड, कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में कितने रुपए की लाइबल होगा, अनपेड, और लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी अमाउंट। अनलिमिटेड में पर्सनल लायबल होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉमन सील, कंपनी के पास सील होती है जिससे वो डॉक्यूमेंट पे लगाते हैं और ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। लेकिन 2015 में अमेंडमेंट आया, कॉमन सील है तो अच्छी बात, नहीं तो ऑप्शनल है, 2 डायरेक्टर साइन कर लेंगे। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ही होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सोलोमन का केस लिख देंगे इसके अंदर भी। लेकिन पर्दा उठाना यानी कि पर्दाफाश, पर्दाफाश कितने जगह पे हुआ था, अपन नहीं करते, कौन करता है, कोर्ट। कहां कहां करता है, जब ये पता करना हो कि हमारा दोस्त है कि दुश्मन। फिर दूसरा हमको क्या करना पड़ता है मेरे बच्चे, अच्छा, दोस्त और दुश्मन में कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड, है ना। फिर उसके बाद टैक्स में चोरी में हमारा दिनशो था। फिर लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड किया हो तो भावनगर था हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सिडरी क्या एजेंट के रूप में काम कर सकती है क्या, नहीं। आरजी फिल्म लिमिटेड था, और एक कौन सा था मेरे पास, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, वो बीटीसी करके था कुछ, जैसे अपने आरटीओ है वहां पे बीटीसी। और अगर तुमने किसी के साथ फ्रॉड करने के उद्देश्य से किया है। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में क्या होता है उसकी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड होती है किसकी तरफ, कंपनी की तरफ कि क्रेडिटर की तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैंने बताया था, क्या पूछेगा कि क्या क्रेडिटर सीधा शेयर होल्डर के ऊपर केस करेगा कि कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डर के ऊपर केस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के बेसिस पे कंपनी कितने तरह की होती है, एक होती है ओपीसी। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, जिसमें कितने मेंबर होते हैं, एक। फिर हमने 3(1)(c) देखा था, ओपीसी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट, जिसमें कितने मेंबर होते हैं, एक। अब ध्यान से देखते हुए जाना, इसमें एक ही मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे 7 क्लोज होंगे, ओपीसी में नॉर्मली कितने क्लोज होते हैं, 6। 6 कौन कौन से, नेम, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कौन सा होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। याद है ना, एक लड़का लड़की से मिलता है तो क्या पूछता है, उसका नाम, कहाँ रहती है, चाहती क्या है, लिमिटेड अनलिमिटेड, पैसा है तुम्हारे पास, साइन करो शादी कर लो। याद आ रहा है। लेकिन ओपीसी में हमको एक नॉमिनी बना के चलना पड़ता है क्योंकि अकेले हैं, ठीक है, तो वो मर जाएगा तो कंपनी कौन संभालेगा, तो नॉमिनी का नाम 7th नंबर क्लोज में होता है। द अदर पर्सन, यहां पे अदर पर्सन का मतलब है नॉमिनी, जिसका नाम मेमोरेंडम में दिया गया है, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में अपनी कंसेंट देता है, और वो कंसेंट किसके पास फाइल कर देंगे, आरओसी के पास। कौन से फॉर्म में फाइल करोगे, प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखा हुआ है, स्पाइस प्लस INC 32। ये क्या होता है सुनना, जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो कंपनी कैसे बनती है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एक फॉर्म आता है, कौन सा फॉर्म, INC 32। INC मतलब इनकॉर्पोरेशन, कंपनी लॉ में सारे फॉर्म ऐसे ही हैं, INC। डायरेक्टर के फॉर्म पढ़ोगे तो DIR, ठीक है, तो अलग अलग हैं ऐसे। तो INC 32 का नाम क्या है, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाने की। तो उसके साथ ही ये नॉमिनी की कंसेंट क्या कर दी जाती है, अटैच। ये अदर पर्सन का मतलब क्या है मेरे बच्चे, नॉमिनी।
सीधी सी बात, कंपनी में किसी को भी रखते हैं तो राइटिंग में उससे क्या लेनी चाहिए, कंसेंट। तो वो कंसेंट यहां पे अटैच हो जाएगी। पहले ये कंसेंट जो है ना अलग फॉर्म था INC3, अब वो फॉर्म हट गया है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म अब नहीं रहा। अब ये किसके साथ अटैच होता है, स्पाइस प्लस के साथ, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। फिर उसके बाद वो अदर पर्सन चाहे तो कभी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। जैसे मान लो मैंने इसको नॉमिनी बनाया, तो कल को ये बोल सकता है सर आज के बाद आपका नो नॉमिनी, मतलब मैं आपका नॉमिनी नहीं हूं, ढूंढ लो दूसरा। ठीक है, बस हो गया, नाउ इट्स ओवर। ठीक है, तो ऐसे कभी भी नॉमिनी अपनी कंसेंट क्या कर सकता है, विड्रॉ कभी भी बोल सकता है, नाउ इट्स ओवर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दूसरा नॉमिनी ढूंढूंगा। अरे क्या करूंगा, मैं दूसरा नॉमिनी ढूंढूंगा और किसको इंटीमेट कर दूंगा मेरे बच्चे, ROC को। बोलो आया। तो मेंबर भी चाहे तो, अच्छा मैं बोल सकता हूं, जैसे इसने बोला सर नाउ इट्स ओवर, अब दूसरा देख लो आप, तो क्या मैं बोल सकता हूं चल निकल, नाउ इट्स ओवर? हाँ मैं भी बोल सकता हूं। समझ में आया क्या? और जैसा भी हो नया पकड़ के ले आना समय पे, और ROC को इन्फॉर्म कर देना कि अब से हमारा नॉमिनी ये हुआ। अब सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, दिखने में ये 2 पॉइंट नॉर्मल से हैं, देखो ध्यान से इधर, 2 पॉइंट नॉर्मल से हैं। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ROC को कितने दिन में इन्फॉर्म करोगे, कहीं नहीं लिखा हुआ। नया नॉमिनी कितने दिन में पकड़ के लाओगे, यहां पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन एग्जाम में आ चुका है तो लिखेंगे हम भी। लो देखो, सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, 1 पर्सन कंपनी में, ध्यान से देखना, 1 पर्सन कंपनी में मेंबर हो चाहे नॉमिनी हो, मेंबर हो चाहे कौन बन सकता है, नेचुरल पर्सन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए BC को बनाना है, नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब नहीं, इंसान होना चाहिए, BC नहीं चलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलेगी। समझ में आया? क्या होना चाहिए, नेचुरल मतलब जिनका जन्म हुआ है बाय नेचर, नेचर से ही जन्म लिए जिन्होंने। और क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। क्या होना चाहिए, फिरंगी को बनाना है ना, नॉट अलाउड। इंडियन सिटीजन, हमारे कौन सी स्टे इन इंडिया नहीं, हमारे देश का भारतवासी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसका जन्म यहां पे हुआ हो, यहां पूर्वजों का जन्म यहां पे हुआ हो। समझ में आया? तो उसको ही इंडियन सिटीजन बोलते हैं। क्या फिरंगी OPC बना सकता है? नहीं। एग्जाम में आ जाए फिरंगी आया चलते चलते, बोला मेरे को OPC बनानी है, बोला वापस जा। प्राइवेट बना सकता है OPC? देखो किसी का साथ लेना पड़ेगा, अकेला तू यहां पे व्यापार नहीं कर सकता भाई, खा जाएंगे देखो। तो समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, नेचुरल, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इंडिया का मतलब होता है कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हो। कितने दिन? लेकिन ये कंडीशन अब ऑप्शनल कर दी गई है, कर दी, अमेंडमेंट आ गया, अब क्या करूं मैं भी। 2 कंपलसरी है, 1 ऑप्शनल है। पहले तीनों मैंडेट थी, लेकिन 2 मैंडेट है, अब 1 ऑप्शनल है। मैंडेट कौन सी है, नेचुरल और इंडियन सिटीजन। और ऑप्शनल कौन सी है मेरे बच्चे, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया अगर देख रहे हो तो कितने दिन, 120 दिन। अब आपने OPC बना ली, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक नॉमिनी भी। और नॉमिनी का नाम किस में लिखना पड़ेगा, MOA में। और नॉमिनी का नाम स्पाइस प्लस में ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। मैं चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं नया नवेला नॉमिनी ला रहा हूं पहली बार। तो नया नवेला नॉमिनी का नाम स्पाइस प्लस में देते हैं। यार सीधी सी बात, कंपनी बना रहा हूं, क्या नॉमिनी अलग से भेजूंगा क्या, उसी में लिख के भेज दूंगा। बोलो आया? लेकिन उससे राइटिंग में क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट। वो लिख के देगा कि मैं नॉमिनी बन के रहूंगा, है ना, मैं अपनी इच्छा से बन रहा हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या हिंदी में बोल बेटा, अभी तो पैदा कर रहे हैं, अभी भी करो, अभी भी करो पैदा। मतलब कंपनी बना रहे हैं ना बेटा, कंपनी बना रहे हैं, जब बनाओ तब नॉमिनी। स्पाइस प्लस तो पहले भेजेगा ना, स्पाइस प्लस ROC को भेजेगा, तभी तो वो नया क्या देगी, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझा? ये नया नवेला पहली बार। ठीक है, आया समझ में आया, क्लियर है? तो
पहला जो नॉमिनी होता है ना उसका नाम तो अपन स्पाइस प्लस में देते हैं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। अब फ्यूचर में अगर मेंबर चाहता है, नाउ इट्स ओवर, अब नया नॉमिनी लाएंगे, इससे पेट भर गया, मतलब इसको अब नॉमिनी कंटिन्यू नहीं करना। नॉमिनी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ करो, मुंह उठा के कभी भी कर लो, मेंबर कर सकता है, लेकिन मेंबर नया पकड़ के लाएगा 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में पकड़ के भी लाना है और आरओसी को इन्फॉर्म भी करना है। कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करोगे आरओसी को? INC4 बुक में कहीं फॉर्म नहीं है, लिख के लाओगे तो इंप्रेशन डलेगा एग्जामिनर के सामने। INC फॉर्म में 30 दिन में आपको इन्फॉर्म करना है। ये तो मैंने क्या बताया, मेंबर ने बोला नाउ इट्स ओवर। अगर नॉमिनी बोल दे टाटा बाय बाय, जा रहा हूं मैं, अब नया देख लेना, तो नॉमिनी कैन विड्रॉ द कंसेंट। यस, नॉमिनी अपनी कंसेंट क्या कर सकता है मेरे बच्चे? विड्रॉ। लेकिन नॉमिनी जब भी विड्रॉ करेगा किसको इन्फॉर्म करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर और कंपनी को, दोनों को। एंड लगाया मैंने, यहां पे मेंबर ने सीधा आरओसी को बताया है, लेकिन अगर नॉमिनी बोलता है मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा हूं, कौन सी कंसेंट? जो स्पाइस प्लस में अपन ने अटैच करके आरओसी को भेज दी, तो वो बोलता है नहीं अब मैं तुम्हारा नॉमिनी नहीं बनना चाहता, तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा मेरे बच्चे? मेंबर और कंपनी को। जिस दिन इन्फॉर्म किया उसी दिन से उसकी कंसेंट विड्रॉ मानी जाएगी। ठीक है, अब मेंबर की जिम्मेदारी देखो, एरो मैंने कहां से खींचा है? मेंबर से। इन्फॉर्म दोनों को करेगा, लेकिन अब जिम्मेदारी आती है मेंबर के ऊपर कि 15 दिन में नया नॉमिनी ढूंढना है। कितने दिन में? 15 दिन में। और जब से नया नॉमिनी मिल जाए आरओसी को अगले 15 दिन में इंटीमेट कर देना। टोटल 30 ही हुए, इंटीमेट तो 30 में ही करना है। देखो मेंबर ने बोला तू जा बेटा, नया देखेंगे हम, तो नया 30 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन नॉमिनी बोलता है मैं जा रहा हूं, तो मेंबर 15 डेज में नया ढूंढेगा, और जब से मिल गया उसके अगले 15 दिन में किसको इन्फॉर्म कर देगा? आरओसी को। INC4 में कुल मिला के 30 ही हो रहा है। बोलो आया? एग्जाम में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, बुक में सिर्फ छोटी सी लाइन है, इतना कुछ लिख के आया तो घर आके नंबर देके जाएगा वो। डन? थोड़ा लिखना है, पूरा लिख ले, ये आएगी नहीं, मतलब आ जाएगी, लोग तुम जूम करते करते परेशान हो जाओगे। भेज दूंगा मैं, ठीक है, मैं भेज दूंगा फिर, ठीक है। बोलो आया? तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। इन दोनों पॉइंट को IMP भी टिक कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि एग्जाम में 2 बार आ चुका है, तो ये तो प्रोविजन हमको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये लाइन का मतलब मुझे बताओ, सुनो, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना। इसका मतलब शायद तुम गलत निकाल पाओ। क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन मतलब टेढ़ा इसका। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शेल नॉट बी ऑल्ट्रेशन इन MOA। अगर नॉमिनी का नाम चेंज करते हो तो उसको ऑल्ट्रेशन इन MOA, सुनना, नॉमिनी का नाम चेंज करोगे MOA तो चेंज होगा। MOA के OPC के MOA में कितने क्लोज? कितने क्लोज? 7। अब नॉमिनी ने कंसेंट विड्रॉ करी तो उसका नाम काट के दूसरी ओर का नाम लिखोगे। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ MOA में? लेकिन इसने क्या बोला? इसको नहीं मानेंगे, डीम्ड भी लिखा हुआ है, यानी कि सही में ऑल्ट्रेशन तो हो रहा है, ऑल्ट्रेशन तो, लेकिन नहीं मानना, नहीं मानना। सर हमको हजम नहीं हो रही, अरे मान लो, डीम्ड का मतलब होता है मान लो, समझ नहीं आ रहा मान लो। सुनना क्या बोलना चाह रहा है। MOA में चेंज करते हैं ना, क्या बोला मैंने? ऑल्ट्रेशन इन MOA, ये लिखा हुआ है ऑल्ट्रेशन इन MOA। देखो इसका सेक्शन है कंपनी लॉ में 13, कौन सा सेक्शन है? और वो बोलता है ऑल्ट्रेशन करोगे तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। इस लाइन का मतलब है नॉमिनी चेंज कर रहे हो, MOA बट ओबियस चेंज करोगे, पुराने वाले नॉमिनी का नाम काट के नया लिखोगे, SR पास करने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात बोल रहा है बस। सेक्शन नंबर 13 नहीं लगेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है, ये मत सोचना MOA में ऑल्ट्रेशन नहीं है, अरे वो तो होगा ना यार, नॉमिनी चेंज हो रहा है तो नॉमिनी क्लोज तो चेंज करूंगा ना, नाम चेंज करूंगा, लेकिन सेक्शन नंबर 13 नहीं लगेगा। SR पास करने की जरूरत, नॉर्मली बिना किसी से पूछे चेंज कर लो MOA को, बस इतना सा बोल रही है। आया? हाँ जी, बोलो आया?
है ना, ये सीधे शब्दों में भी लिख सकता था, लेकिन क्या करें। फिर उसके बाद ही तो हमने पढ़ लिया, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया, देखो, और अदरवाइज ही स्टे 120 डेज, रहा हो चाहे नहीं रहा हो, उससे कोई मतलब, ये ऑप्शनल। मैंने बात, दो कंडीशन कंपलसरी, कौन कौन सी, नेचुरल पर्सन, रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडियन, सॉरी, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, ये दोनों कंपलसरी, और तीसरी जो रेजिडेंट इन इंडिया, स्टे इन इंडिया है, ये क्या है, ऑप्शनल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, अब लिख दिया, और अदरवाइज, चाहे रहा हो चाहे, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ऑप्शनल। किसके लिए, मेंबर बनने के लिए और नॉमिनी बनने के लिए। नो पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, सुनना। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी एंड बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम एक ओपीसी का क्या बन सकता है, मेंबर, और एक ओपीसी का क्या बन सकता है, नॉमिनी। इसके ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एक ही बन सकता है, क्या, जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा नहीं तो नहीं बनेगा। एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और एक हो गई मेरे बच्चे XYZ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सुनना ध्यान से, इधर बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत काम की लाइन है, क्या पता दिमाग खराब हो जाए देखने के बाद। मिस्टर ए यहां का मेंबर, मिस्टर बी यहां का नॉमिनी, नॉमिनी समझते हो, जब बी मरेगा तो, सॉरी ए मरेगा तो बी उसका क्या बन जाएगा, मेंबर। मिस्टर सी यहां का क्या है, मेंबर, मिस्टर ए यहां का नॉमिनी है। इज इट पॉसिबल, एक पर्सन एक ओपीसी का मेंबर, एक ओपीसी का नॉमिनी, हो सकता है बेटा, वहां पे तो और लगा हुआ है, एक ओपीसी का मेंबर, या फिर, और का मतलब क्या होता है, या फिर एक ओपीसी का नॉमिनी, या फिर, तो दोनों, यहां इधर और लगा हुआ है, देखो अंग्रेजी में और लगा, देखो और लगा हुआ है, और अरे हिंदी पर, इसकी हिंदी करें, एक ओपीसी का मेंबर या फिर एक ओपीसी का नॉमिनी। सुनना मेरे बच्चे, ये हट चुका है, और वर्ड हट चुका है, अमेंडमेंट है, काफी समय हो गया हुए हुए, लेकिन बुक चेंज ही नहीं करते ये। यहां पे अब एंड आ चुका है, क्या आ चुका है, सही करो इसको, यहां पे एंड आ चुका है, बहुत समय हो गया हुए। अब पढ़ो इसको, एक ओपीसी का मेंबर एज वेल एज एक ओपीसी का नॉमिनी बन सकते हो। पहले और था, पहले और था, अब हो चुका है एंड, उसमें भी समय हो चुका है। तो ध्यान रखना, एक ओपीसी के मेंबर साथ ही साथ एक ओपीसी के क्या बन सकते हैं, नॉमिनी। अब तुम्हारे दिमाग में कचरा आएगा, सर मैं काम करूंगा, सर क्या करेगा बेटा, सी को मार डालूंगा मैं, मार दे सर, मिस्टर सी को मारा तो ए बन गया मेंबर। अब सर दो में तो मेंबर, मैक्सिमम एक में मेंबर, एक में, अब बताओ, फिर इसके बाद लो ने एक और पॉइंट लिखा है इसके नीचे, अब तुम्हारी बुक में और है तो नेक्स्ट पॉइंट आ ही नहीं सकता, एंड हो, अरे चुप तो कर भाई, माहौल तो बनने दे, पहले ही तेज हो रहा है तो क्या कर रहा है। देख तू भी बाहर देख, ये भी देख रहे। हाँ, तो क्या बोला मैं, कहां था, यही था, तो उसको मार डाला अपन ने, तो नॉमिनी क्या बन गया मेरे बच्चे, मेंबर। अब दो में तो मेंबर, तो इसको बोला भाई सुन, 180 दिन का समय है तेरे पास, कितने दिन का समय है, 180 दिन का समय है, दोनों में से एक कंपनी छोड़ दे, दोनों में से एक कंपनी, ये नया पॉइंट जोड़ दिया, ये नया पॉइंट जोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही यहां पे एंड लगाया, जैसे ही यहां पे एंड लगाया तो ये डाउट क्रिएट हो गया, तो यहां पे 180 दिन वाला पॉइंट भी आएगा, बोलो आया, दोनों में से उसको एक कंपनी छोड़नी पड़ेगी, एक कंपनी में कंटिन्यू रहेगा, बोलो आया। नेक्स्ट, माइनर ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता, एक ओपीसी
कभी भी सेक्शन 8 में कन्वर्ट, ध्यान रखना, ओपीसी कभी सेक्शन 8 में कन्वर्ट, अरे अबे नाराज मत हो, बोलता रहे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, ऐसे उदास हो गया बेटा यार तू यार। हाँ जी एंड, अरे अपडेट 3 साल हो गए, 2019 में लग चुका है, नहीं दिख रही, तभी तो फेल हो रहे बच्चे। हाँ बस छोड़ो, सुनो, तो ये ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखा हुआ है, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट। अब सवाल पैदा होता है, सुनना बेटा, सवाल पैदा होता है, क्या सेक्शन 8 ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है? देखो इसने क्या बोला, 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट, चैरिटी वाली कंपनी में कन्वर्ट, देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ओपीसी ना सेक्शन 8 बना सकती है ना उसमें कन्वर्ट। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, क्या सेक्शन 8 ओपीसी में जा सकती है? क्या सेक्शन 8 ओपीसी बना सकती है? क्या सेक्शन 8 ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ 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 हाँ, वाई से वर्षा लिखा हुआ है क्या? बस हो सकती है, एक तरफ का मना किया, सेकंड रूट अभी तक ये लो बनाने वाले ने थोड़ा नशा कर रखा था, इसलिए उसने वाई से वर्षा आना चाहिए, वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला, उस रास्ते से हो सकता है। सेक्शन 8 ओपीसी में जा सकती है, लेकिन ओपीसी सेक्शन 8 में, अब आया, क्योंकि वाई से वर्षा लिखता तो मैं दोनों तरफ मना कर देता, लिखा है क्या उसने, आया, और बकायदा रूल्स में लिखा हुआ है साफ साफ, रूल नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 8 ओपीसी में जा सकती है, बस रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगती है वो अलग है, ठीक है। और कभी भी ओपीसी इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं कर सकती, किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट, चलो हो गया। जल्दी से प्राइवेट कंपनी बोलो, प्राइवेट कंपनी क्या मेरे बच्चे, प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एसी कंपनी, मींस लिखा हुआ है, मींस मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और अ कंपनी, कंपनी मतलब विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, मतलब इंडियन कंपनी, सिर्फ इंडियन कंपनी ही प्राइवेट हो सकती है, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एस में भी प्रिस्क्राइब, अब कहीं पे भी आ जाए एस में भी प्रिस्क्राइब, तो कहां प्रिस्क्राइब होगा, कल बताया था रूल्स में, और रूल्स में क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो लिमिट फॉर प्राइवेट पब्लिक एंड ओपीसी, ठीक है। और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, किसमें मेरे बच्चे, आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 पॉइंट लिखे हुए होते हैं, कितने पॉइंट, 3। पहला क्या, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ऊपर ऊपर से मना कर दिया, लेकिन कर सकते हो एज पर एओए, एओए में लिखा हुआ है मेंबर टू मेंबर, उसी प्राइवेट कंपनी का मेंबर दूसरे मेंबर को बेच सकता है, यस, समझ में आया, लेकिन आउटसाइडर को, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 200, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, 200, कितने मेंबर, 200, सर मेंबर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैंने बताया था जो कंपनी के रोम रोम में बसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर, और रोम में कौन बसा होता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स बोथ, दोनों मिला के कितने, मैक्सिमम 200, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा मिलके लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, जैसे मान लो एमआरएफ कंपनी का शेयर है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का एक शेयर, अब मैं खरीदने क्या पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने अभय से बात करी, अभय अभय दोनों मिलके ले ले, क्या एक शेयर ले लेंगे यार, 50,000 तू लिया, 1 लाख में ले आता हूं, 1.5 लाख का एक शेयर ले लेते हैं, तो हम दोनों को मिला के ज्वाइंट शेयर होल्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, और ज्वाइंट शेयर होल्डर इक्वल्स टू 1 मेंबर, ज्वाइंट शेयर होल्डर को 200 में कितना मानेंगे, एक, और जब 200 की कैलकुलेशन करेंगे उसमें इंप्लॉय को काउंट, चाहे वो प्रेजेंट इंप्लॉय हो, आर लगा हुआ है, प्रेजेंट इंप्लॉय जो भी इंप्लॉय है, या पहले इंप्लॉय था अब इंप्लॉयमेंट छोड़ दी है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे, और प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती, प्रोहिबिशन है, कतई नहीं कर सकती, सुनना, 2 रेस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन, प्राइवेट कंपनी मतलब जिसके एओए में 3 पॉइंट हो, प्राइवेट कंपनी मतलब जिसके एओए में कितने पॉइंट हो,
दो रेस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब कतई नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर कभी जीवन में पब्लिक में नहीं दे सकते, कभी नहीं। और दो रेस्ट्रिक्शन है, शेयर्स को ट्रांसफर, मैक्सिमम मेंबर। रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन द मेंबर, बिटवीन द डायरेक्टर, बिटवीन द प्रमोटर्स। मैक्सिमम मेंबर 200, लेकिन 200 में एम्प्लॉय को काउंट, रेस्ट्रिक्शन हो गया, कंडीशन है, ठीक है। सवाल पैदा होता है, क्या डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकते हैं? शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हैं, यस। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स ओनली, नॉट ऑन, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, डिबेंचर होल्डर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, कितने भी। 200 की लिमिट सिर्फ किसके है? शेयर्स की। डिबेंचर होल्डर की कोई लिमिट? क्या डिबेंचर को पब्लिक में इशू कर सकते हैं? नहीं, वहां पे सिक्योरिटीज वर्ड है, सुनना। तीसरे में सिक्योरिटी है, पहले में शेयर्स है। शेयर्स और सिक्योरिटी में डिफरेंस है। शेयर्स मतलब सिर्फ शेयर्स, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग। आया पहला पॉइंट, क्या डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। मैक्सिमम डिबेंचर होल्डर अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड का मतलब ये मत मानना कि पब्लिक में इशू कर लो। तीसरा पॉइंट, क्या डिबेंचर पब्लिक में इशू कर सकते हैं? नहीं। डिबेंचर का भी एक ऐसे पॉइंट बना के रख लो। पहला पॉइंट, क्या डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ। मैक्सिमम डिबेंचर होल्डर अनलिमिटेड। क्या पब्लिक में डिबेंचर इशू कर सकते हैं? नो। बोलो, इतना समझ में आया? किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? चलो, किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं? अब देखते जाओ, इधर देखते जाओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया देख लो इधर। मिस्टर ए कंपनी का एम्प्लॉय, सुनना ध्यान से, मिस्टर ए कंपनी का एम्प्लॉय 1 जुलाई को अपॉइंट हुआ। उसने 1 अगस्त को कंपनी के शेयर्स खरीदे। ध्यान से देखना, 1 जुलाई को मिस्टर ए कंपनी का एम्प्लॉय बना है। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई। क्या वो एम्प्लॉय बन गया? हाँ। 1 अगस्त यानी कि जुलाई के बाद अगस्त आता है, 1 महीने बाद उसने कंपनी के शेयर्स, बेटा सामने देख ले बेटा, समझ में नहीं आएगा नहीं तो, बहुत तगड़ी चीज है वो। 1 जुलाई को एम्प्लॉय बन गया। 1 जुलाई को क्या बन गया? एम्प्लॉय। 1 अगस्त को उसने शेयर्स खरीदे, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या बन गया? मेंबर। क्या बन गया? अब इसको 200 में काउंट, इसको मिला के 200 प्लस हो रहे तो कोई इशू? क्या इसको मेंबर मानेंगे? मेंबर मानेंगे, 200 में काउंट नहीं करेंगे। अंग्रेजी पढ़ लेना, उसने सिर्फ इतना बोला 200 में काउंट नहीं करेंगे, और तुम लोग गलती से समझ ले तो मेंबर ही नहीं मानेंगे। मेंबर तो है, वोटिंग पावर है, डिविडेंड मिलेगा, ओनरशिप है, लेकिन 200 में काउंट, समझ में आया? चलो, यानी कि प्रेजेंट एम्प्लॉय हो गया। अब उसने 1 दिसंबर को कंपनी छोड़ दी, 1 दिसंबर को कंपनी छोड़ दी। अब वो सिर्फ क्या बचा? कंपनी का मेंबर। अब 200 में काउंट होगा? नहीं। पास्ट मेंबर, बी वाला पॉइंट। तुम पहले एम्प्लॉई थे, पहले एम्प्लॉई, साथ ही साथ कंपनी के मेंबर। देखो वर्ड लगा हुआ है बी वाले पॉइंट में, दिखाऊं? ये देखो, ये देखो, पहले तुम एम्प्लॉयमेंट में थे, वर मेंबर भी थे, एम्प्लॉयमेंट में भी मेंबर भी, एम्प्लॉयमेंट भी और दोनों ही थे। आप थे पहले, और आपने कंपनी की एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। अब क्या बचे? सिर्फ मेंबर। अब भी 200 में काउंट, अब भी 200 में काउंट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों इसमें काउंट नहीं होंगे। बोलो आया? चलो, अब एक एग्जांपल और देखना मेरे बच्चे, एक एग्जांपल और। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 235 मेंबर हैं। ध्यान से देखना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 235 मेंबर, 235 मेंबर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। 15 डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर ने शेयर्स खरीद रखे। कितने डायरेक्टर ने शेयर्स खरीद रखे? तो वो मेंबर हो गए। एक्स, एक्स समझते हो ना? एक्स समझते हो ना? एक्स पहले डायरेक्टर थे, अब डायरेक्टर, लेकिन मेंबर तो हैं। कितने हैं ऐसे? 20, मतलब 20 एक्स और 15 अभी हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ का जोड़ा, मतलब एक हस्बैंड फिर उसकी वाइफ, ऐसे 25 हस्बैंड, उनकी पर्सनल 25 वाइफ। ठीक है, तो क्या बात कर रहा है? तो सुनना, तो 25 हस्बैंड और 25 उनकी
वाइफ, ऐसे कितने जने मेंबर हैं? 50। अरे कितने मेंबर हैं? तो सुनो, और एम्प्लॉय भी हैं। एम्प्लॉय ने भी कंपनी के क्या खरीद रखे हैं मेरे बच्चे? शेयर्स। कितने एम्प्लॉय हैं? 100। और अदर 50 जने और हैं। तो सुनना, टोटल कितने मेंबर हो गए? 235। कितने मेंबर हैं? 235। आरओसी का नोटिस आ गया। किसका नोटिस आ गया? कि है प्राइवेट कंपनी, तेरे में 235 मेंबर पब्लिक में कन्वर्ट हो, पेनल्टी दे। क्योंकि प्राइवेट का मतलब होता है जो 3 पॉइंट को फॉलो करे। क्या वो एक पॉइंट को फॉलो कर रही है 200 मेंबर? नहीं, वो फॉलो नहीं कर रही है। तो मेरे बच्चे, क्या ये स्टिल प्राइवेट कंपनी है? तो इसने रिप्लाई दिया कि आरओसी शायद तुमने 268 ढंग से नहीं पढ़ा। हमारे मेंबर 200 से कम ही है, दिखाने के लिए 235 है, लेकिन है तो कम। सुन भाई, डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर को 200 में काउंट करेंगे? हाँ, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं होता, डायरेक्टर ऑफिसर होता है। एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्टर को तो काउंट। तो एक्स को भी करोगे, एक्स को भी करेंगे। हस्बैंड वाइफ ज्वाइंट होल्डर इक्वल्स टू 1, हस्बैंड वाइफ इक्वल्स टू एक आत्मा। तो ऐसे कितने? 25। एम्प्लॉय को काउंट और 50 जन हो, इससे कितने मेंबर हो गए? 110। तो इन्होंने रिप्लाई किया आरओसी शायद तुम्हें गलत ध्यान हो, एक बार पढ़ लो तुम भी। 110 ही मेंबर है हमारे, ठीक है, कैलकुलेट लेके। डन मेरे बच्चे। तो इसमें ये सारे फीचर्स वही लिखे हुए, ये अपन ने पढ़ लिया। छोटी कंपनी, छोटी छोटी, तो देखो छोटी कंपनी, छोटी कंपनी किस में डिफाइन है मेरे बच्चे? 285। किस में डिफाइन है? 285 में। छोटी कंपनी, छोटी कंपनी अदर देन पब्लिक। अच्छा, पब्लिक के अलावा कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट। अरे पब्लिक के अलावा कौन सी होती है? इतने बड़े वाले हैं, अदर देन पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख देते। ठीक है, जैसा है अपना ही लो है। हाँ, ये मतलब प्रोविजन लगता है शाम के समय बनाया गया है। तो स्मॉल कंपनी का मतलब है ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है मेरे बच्चे? 4 करोड़ रुपए मैक्सिमम। ये देखो लेवल, देखो लेवल। 50 लाख कब का चेंज हो गया है? 50 लाख की जगह कितना आ चुका है? 4 करोड़। कितना करोड़? ठीक है, तो सुनना, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी है? 4 करोड़। एंड साथ ही साथ, अभी तक आप लोग और पढ़ रहे थे, दोनों में से एक भी फुलफिल कर लो मान लेंगे, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है? एंड जिसका टर्नओवर कितना हो? 40 करोड़। 440 कैसे याद करेंगे? 440, 4 जीरो लगाओ, 40। पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़। टर्नओवर मतलब सेल्स मैक्सिमम कितनी? तो आपको क्या बोल देंगे? छोटी कंपनी। छोटी कितनी कंपनी? छोटी कंपनी। ठीक है, लेकिन नीचे वाली को छोटी कंपनी नहीं बोलेंगे, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 और स्टेचुअरी कंपनी। ये काले अक्षरों में क्या है? ये लो, ये ऊपर लिख देता भैया, नीचे लिख दिया तूने 440 कि ऊपर वाली लिमिट को चेंज करके 440 लिख दे में। फिर यहां पे भी हम ही चेंज करें। डन मेरे बच्चे? अरे डन। चलो देखे आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? पक्का आया? अरे पक्का आया? ऐसा ही कुछ आया देखो। छोटी कंपनी 285 मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक, यानी कि प्राइवेट कंपनी। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर कितना? 40। लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8, स्टेचुअरी को कभी भी, चलो एबीसी लिमिटेड क्या स्मॉल कंपनी है? देखो सामने, एबीसी लिमिटेड क्या स्मॉल कंपनी है? क्या है? इसकी पेडअप कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर 25 है बेटा। 440 देखना है या उससे कम? 440 मैक्सिमम है, उससे कम या उतना भी चलेगा। जब मैक्सिमम वो तो मिनिमम कितना भी लिख दे बेटा यार,
कैसी बातें कर रहे हैं? ये बता रहे कितना फेल सकते हैं, 440 तक ही। मिनिमम कैपेसिटी छोटी है ना, ठीक है, तो 440 कितना? क्या ये छोटी कंपनी है? ये क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो, टर्नओवर 35 करोड़ है। कहां दिख रहा, देख। अरे सुन लो, 35 करोड़ है ना, 40 से कम है ना, लेकिन पेड अप कैपिटल नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल होना, पेड अप कैपिटल 4 या उससे कम, ठीक है। ये 3 3.5 ये है 440 के, ये चमन 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 लिमिटेड ये है, ये भी स्मॉल कंपनी है। थप्पड़ की दूंगा नहीं, ये पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड लिखा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? स्मॉल कंपनी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये पब्लिक है मेरे बच्चे। पब्लिक छोटी नहीं होती, पब्लिक बड़ी वाली होती है हमेशा। प्राइवेट में 2 कैटेगरी है, छोटी या बड़ी। बड़ी 268, 285 में छोटी। बोलो आया? अब आया? पक्का आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पब्लिक कंपनी मस्ट डेफिनेशन, जो प्राइवेट नहीं होती वो क्या होती है? जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल एस में भी कहां प्रिस्क्राइब है? रूल्स में, और नो लिमिट लिखा हुआ है। और अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको क्या बोलते हैं? डीम्ड पब्लिक। ये नॉर्मल पॉइंट लिखे हुए हैं। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। क्या पब्लिक में शेयर्स इशू कर सकती है? हाँ। मैक्सिमम की कोई लिमिट? ठीक है। कंट्रोल के बेसिस पे देखते हैं। कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी कौन सी होती है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। कौन कौन सी होती है मेरे बच्चे? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लोज 46 में है। किसमें है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज। और क्या डेफिनेशन है? हैविंग 1 और मोर सब्सिडरीज। हैविंग 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हैं तो आपको क्या बोलेंगे? होल्डिंग। बेटा सुनना, होल्डिंग कंपनी में वो 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ लिख के मत आना, वो सब्सिडरी में आता है। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बोलेगा तो नॉर्मल लिख के आना है, हैविंग 1 और मोर सब्सिडरीज। तो सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लोज 87। कौन से सेक्शन में? 2 क्लोज 87। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जिसका सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल हो। अगर मेरा किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है तो मुझे होल्डिंग, सामने वाली को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। कंट्रोल कैसे आता है? मोर देन 50% डायरेक्टर आपने उस कंपनी में अपॉइंट कर रखे हैं, या मोर देन 50% वोटिंग पावर आपने खरीद रखी है। ध्यान रखना, वोटिंग राइट्स, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स, या फिर और मोर देन 50% डायरेक्टर उस कंपनी में आपने अपॉइंट कर रखे हैं। कैसे? देखना, एक कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर? 10। 6 किसने अपॉइंट कर रखे हैं? एक्स ने। मान लो वाई लिमिटेड में कितने डायरेक्टर है? 10। वाई में कितने डायरेक्टर है? और उस 10 में से 6 तो किसने अपॉइंट कर रखे हैं? एक्स ने। तो जिसने अपॉइंट कर रखे हैं उसको होल्डिंग, और वाई जिसमें अपॉइंटेड है उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। बोलो आया? अरे क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? ध्यान से देखना, पहले इसकी अंग्रेजी देख लो। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या हो? सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी ने जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे क्या कर रखा है? कंट्रोल। यानी कि मोर देन 50% डायरेक्टर क्या कर रखे हैं? अपॉइंट। या फिर मोर देन 50% क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट्स। तो आपको क्या बोलेंगे? ठीक है। और जिसने अपॉइंट किए हैं उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग। अब एग्जाम्पल देखना, देखते हैं कौन एग्जाम मतलब राइट आंसर देता है। एक कंपनी है साहिल लिमिटेड। साहिल लिमिटेड की 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। इस 1 लाख में से करण लिमिटेड ने
25,000 शेयर्स ले रखे हैं। चमन ने ले रखे हैं चमन ने ले रखे हैं 26,000 शेयर्स। कितने शेयर्स ले रखे हैं चमन ने? और भी बहुत सारे ऐसे चमन जैसे छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने 49,000 शेयर्स ले रखे हैं। क्या साहिल लिमिटेड किसी की सब्सिडरी है या साहिल की कोई होल्डिंग है? नहीं। होल्डिंग बनने के लिए कितने शेयर्स होने चाहिए? मोर देन 50%। और 50 शेयर्स से ही क्या आ जाएगी? वोटिंग पावर। तो मोर देन 50% किसी के पास है क्या? नहीं। करण के पास कितने हैं? 25। चमन के पास कितने हैं? 26। चमन करण से आगे कितने हैं? 26। कितने मेरे बच्चे? बोलो, इतना समझ में आया? बट करण एंड चमन is the subsidiary of Baman. Baman Limited holding. क्या साहिल लिमिटेड is a subsidiary of Baman Limited? रीजन बीइंग होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के थ्रू 51%। देखो 2625 कितना होता है? क्या साहिल लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बमन? तो कर चमन लो, सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, सुनना। 50% वोटिंग पावर तुमने खुद ने ले रखे हो। खुद ने मतलब होल्डिंग ने। क्या होल्डिंग ने ले रखा है? क्या उस एग्जाम्पल में होल्डिंग ने ले रखा है? नहीं, तो ये तो फेल हो गया। और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी, आपने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके ले रखा है। क्या लिखा हुआ है? टुगेदर विथ। क्या थ्रू लिखा हुआ है? क्या थ्रू होता ना तो वो सब्सिडरी हो जाती, लेकिन क्या लिखा हुआ है? टुगेदर। टुगेदर मतलब तुमने और तुम्हारी सब्सिडरी ने मिलके किसी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर लिए हैं, तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी? तो टुगेदर। यानी कि बमन के पास साहिल लिमिटेड का एक भी शेयर हुआ तो साहिल लिमिटेड क्या बन जाएगी? जस्ट बिकॉज ऑफ टुगेदर। तो ये वर्ड नहीं बोलना है, थ्रू नहीं लिखा हुआ, थ्रू नहीं लिखा हुआ। थ्रू होता ना तो वो सब्सिडी बन जाती। थ्रू का मतलब होता है चाहे तुमने नहीं लिया हो। डन? डन मेरे बच्चे? अरे डन, ठीक है। अच्छा, एक और डाउट है, सुनना। बस बस, देखो देखो, अब सुनना। सुनना बस, देखो। यूनिलीवर आईएनसी फॉरेन की कंपनी, ठीक है? छोड़ो, तुम लोग नाम का मजे ले लोगे, सनी ले लेते हैं, ठीक है? सनी आईएनसी, ठीक है? तो ये कहाँ की कंपनी है? विदेश की। आईएनसी लगा हुआ है। हमारे तो देश में तो लिमिटेड देसी चीज लगती है, लिमिटेड, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड। तू थकता नहीं है बेटा? हाँ यार बेटा, यार कैसी बातें कर रहे बेटा? कुछ ऐसा कर कि सब बोले। हाँ, तेरे चक्कर में फॉरेन की कंपनियां चल रही हैं। सनी आईएनसी, ठीक है? सनी आईएनसी, इसने इंडिया में एक कंपनी है शीला लिमिटेड, शीला शीला मुन्नी वाली, ठीक है? तो सनी आईएनसी ने
शीला लिमिटेड के 67% ले रखे हैं शेयर्स। कितने ले रखे हैं? 67, मतलब रियल में है। सुनना, सनी आईएनसी ने, जो विदेशी कंपनी है, उसने शीला लिमिटेड के कितने शेयर्स लिए हैं? 67%। इज इट ट्रीटेड एज सब्सिडरी और होल्डिंग? क्या इनके बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का संबंध है? जबकि आप लोगों ने एक लैंग्वेज पढ़ी, देखो बुक में, होल्डिंग मींस अ कंपनी, सब्सिडरी मींस अ कंपनी, और कंपनी मींस विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, यानी कि इंडियन कंपनी। क्या सनी आईएनसी होल्डिंग बन सकती है? क्या नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं बन सकती, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू कंपनी मींस अ कंपनी। कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, और ऐसा ही सब्सी में भी लिखा हुआ है सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, तो यानी कि इंडियन कंपनी। बोलो आया? किंतु परंतु इतना पढ़ के बच्चा करके आता है गलत। गलत करके आता है क्योंकि बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाता। बढ़ेगा आगे तो पढ़ेगा। ये देखो, मत पूछ कम, इसमें इस सबसेक्शन में कंपनी इंक्लूड बीसी, कंपनी की डेफिनेशन में बीसी भी शामिल है, बॉडी कोऑपरेट, और बॉडी कोऑपरेट में विदेशी भी आती है। अरे बॉडी कोऑपरेट में विदेशी भी आती है ना, तो विदेशी को भी होल्डिंग सब्सिडरी में ट्रीट करेंगे। तो ध्यान रखना, विदेशी भी हमारी होल्डिंग सब्सिडरी बन सकती है, क्योंकि ये अंत में इसने एक लाइन लिख दी कि कंपनी, वैसे कंपनी की डेफिनेशन में बीसी कभी नहीं आता, बीसी में कंपनी आता है, लेकिन कंपनी में बीसी, समझ में आया? लेकिन इस सबसेक्शन के लिए मान लो, होल्डिंग के लिए भी सब्सिडरी के लिए भी। बोलो आया? तो क्या विदेशी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी बन सकती है? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइन। हाँ हाँ, उसमें सनी आईएनसी होल्डिंग कंपनी है। देखो शीला तो है ही से, वो तो इंडियन है, देशी है, तो वो भी है। हाँ, अब हाँ जी सुनिए, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है तो क्या बोलते हैं? डीम्ड पब्लिक। अच्छा, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? थोड़ा जल्दी देख लेना मेरे बच्चे। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है, अगर एक कंपनी ने, जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 20% वोटिंग पावर ले रखी है। कितनी वोटिंग राइट्स? 20%, मिनिमम 20। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एग्जाम में हम क्या लिखेंगे? एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या है मेरे बच्चे? तो जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएट। खरीदने वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, खरीदने वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, जिसके खरीदे हैं उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएट। जैसे वीजीएम लिमिटेड ने रिलायंस कंपनी के कितने, 1 अप्रैल को 20% वोटिंग राइट, सुनना 20% भी चलेगा, होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50 है, वहां 50 नहीं चलेगा। होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50 था, लेकिन एसोसिएट में 20 भी। तो जैसे वीजीएम लिमिटेड ने रिलायंस कंपनी में 1 अप्रैल को 20% वोटिंग पावर ली, तो रिलायंस कंपनी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। क्या बन जाएगी? फिर वीजीएम लिमिटेड ने 1 अक्टूबर को 10% और लिया है, कितने हो गए? 30। स्टिल रिलायंस कंपनी क्या है? एसोसिएट। 1 जनवरी को 20% और लिए, अभी भी क्या है? एसोसिएट। 1 फरवरी को 1% और ले लिए, अब हो गई 51।
नाउ एसोसिएट बिकम सब्सिडरी एंड खरीदने वाले को क्या बोलेंगे? होल्डिंग। सर रिलायंस कंपनी को ऐसा बोल सकते हैं सब्सिडरी कम एसोसिएट? यार सब्सिडरी तो बन गई, एसोसिएट भी तो है 20%। तो लो ने बोला दिमाग मत लगाना, हमने पहले ही बोल दिया है एसोसिएट में सब्सिडरी कंपनी को शामिल। तो यानी कि अगर 20% से 50% के बीच में है तो एसोसिएट, 50 से ज्यादा होते ही अब तुम्हें एसोसिएट नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। और खरीदने वाले को क्या बोलेंगे? होल्डिंग। और ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी इसमें शामिल हो जाती है। ज्वाइंट वेंचर जैसे मारुति सुजुकी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ मारुति एंड सुजुकी कंपनी। बोलो आया? आया? समझ में आया? क्लियर है मेरे बच्चे? किसी को डाउट? अरे किसी को डाउट? ठीक है, अब अगली ये काम की डेफिनेशन देखना। लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होता है? लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है बताओ? ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। मत लिख के आना, ये नहीं है डेफिनेशन। मेरे को एक बात बताओ, जो कंपनी लिस्ट है, क्या स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां लटकी हुई होती हैं कि हाँ ये दे दो ये दे दो? शेयर्स होते हैं। तो बेटा जिस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट है, जिस कंपनी की सिक्योरिटीज, कंपनी नहीं, जिस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट है, जिस कंपनी की सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। बोलो आया? तो अगर जिस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट है उस कंपनी को क्या बोलते हैं? लिस्टेड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लिस्टेड। बोलो आया? अब सुनना, क्या इसने मेंशन करा क्या कौन सी कंपनी? प्राइवेट पब्लिक बोला क्या? शेयर बोला क्या? क्या वर्ड लिखा? सिक्योरिटीज के अंदर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आते। एक बात बता रहा हूं, जो प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी? सेबी का एक रेगुलेशन है 2008 का, उसके अनुसार प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर की लिस्ट करवा सकती। पब्लिक में इशू नहीं होते, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप को देती है लेकिन लिस्ट हो जाती है। क्या प्राइवेट कंपनी इज ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी? अब प्राइवेट कंपनी जिसने अपने डिबेंचर लिस्ट करवा रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, हो सकते हैं, सेबी का रेगुलेशन है 2008, प्राइवेट प्लेसमेंट पे डिबेंचर देती है और इसकी लिस्टिंग भी पॉसिबिलिटी है। क्या प्राइवेट कंपनी इज ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लोज 52? यस, प्राइवेट कंपनी कैन बी, यानी कि प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बन सकती है। अगर इसको ऐसा बोलना होता तो वो पब्लिक नहीं लिखता क्या? सही है कि नहीं है? उसने अ कंपनी बोला, जिस कंपनी के सिक्योरिटीज, केस में ऐसा लिखा हुआ है पब्लिक में इशू करना पड़ेगा? नहीं, वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट ला रही है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक में इशू लिखा हुआ है क्या? तो प्राइवेट कंपनी भी क्या बन सकती है? लिस्टेड। लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आ गया, सच क्लासेस ऑफ कंपनी, ये अभी जोड़ा है, ये तो लिख लिया इन्होंने, हैव लिस्टेड एंड इंटेंड टू लिस्टेड सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी एज में प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहां होगा? रूल्स में। शेल नॉट बी कंसीडर्ड लिस्टेड। अधूरी बात लिख दी इसने, अधूरी बात लिख दी इसने। बताऊं पूरी बात क्या है? सुनना, इस लाइन का एस में भी प्रिस्क्राइब रूल्स में क्या लिखा हुआ है। अगर किसी पब्लिक कंपनी ने ओनली अपने डिबेंचर लिस्ट करवा रखे हैं, सिर्फ क्या लिस्ट करवा रखे हैं? नॉट ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी। अगर इक्विटी शेयर्स के साथ डिबेंचर लिस्ट करवा रखे हैं तो क्या बोलेंगे? एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपने डिबेंचर, उसके डिबेंचर ही होते हैं लिस्ट, उसको भी ये बाद में जोड़ा गया है। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2 साल पहले का अमेंडमेंट है वैसे। तो पहले प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कहते थे, लेकिन अब बोलो आया? लिख के रखना ये चीज, है ना? तो प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती, पहले होती थी, अब उसको लिस्टेड कंपनी, चाहे उसके डिबेंचर लिस्ट हैं फिर भी उसको लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। बोलो आया? अनलिस्टेड क्या होती है? जो लिस्ट नहीं होती, जो लिस्टेड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड।
हाँ, गवर्नमेंट कंपनी बोलो, क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों। दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों। अगर किसी कंपनी के कितने परसेंट, 51% या उससे ज्यादा क्या ले रखी है? शेयर कैपिटल। क्या ले रखी है? तो इस कंपनी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से देखना, होल्डिंग सब्सिडरी में वोटिंग राइट्स था, एसोसिएट में वोटिंग राइट्स था, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में क्या है? शेयर कैपिटल। एग्जाम में गलत मत लिख के आना। एसोसिएट कंपनी में वोटिंग राइट्स 20%, सब्सिडरी में 50% से ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में 51% और मोर, 51 भी शामिल है और मोर, लेकिन किसका? वोटिंग राइट्स नहीं, किसका? शेयर कैपिटल। अब तुम बोलोगे सर कंपनी लॉ में कहीं वोटिंग राइट्स कहीं शेयर कैपिटल एक जैसा लिख देते ना। एक जैसा ही था, सब जगह शेयर कैपिटल था। एसोसिएट और सब्सिडरी में चेंज किया गया है और उसमें अब क्या लिख दिया गया है? वोटिंग राइट्स। पता है क्यों? एक कैटेगरी होती है इक्विटी शेयर्स की, कौन सी? डीवीआर बोलते हैं, डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। 2008 में इशू होते, सबसे पहले टाटा कंपनी ने इशू किए थे। डिफरेंशिएट वोटिंग क्या होते हैं? सुनना, डीवीआर, डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स। ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनको दूसरे इक्विटी शेयर्स से ज्यादा वोट्स होते हैं। तुम्हारे पास एक शेयर के ऊपर एक वोट है, मेरे पास डीवीआर है तो मेरे पास 5 वोट होंगे, एक के पास 5 वोट, और मैं जो चाहूं कंपनी में वो कर सकता हूं। ज्यादा वोटिंग पावर प्रेफर कर रहा है कि शेयर कैपिटल? ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका दिख रहा है? वोटिंग। तो इसलिए वोटिंग पावर कर दिया। सिर्फ इसने क्या बिगाड़ा? यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया? अरे यहाँ पे फिर उन्होंने अलग से लिख दिया, बहुत पगले हैं, इन्होंने नीचे लिख दिया कि अगर एक कंपनी ने डीवीआर इशू कर रखे हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग राइट्स लिख देना। लिखा हुआ है इसमें, पढ़ाऊंगा अभी। अगर किसी कंपनी ने डीवीआर इशू कर रखे हैं तो शेयर कैपिटल की जगह क्या लेना है? वोटिंग राइट्स। यहां पे भी वोटिंग राइट्स लेना है। वो अगर नहीं करे तो बेटा जितनी शेयर कैपिटल होती है तो वोटिंग होती है। बोलो आया? अरे आया? ठीक है, अब ध्यान से देखना। इफ एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, यानी कि ये होल्डिंग है, इसको भी गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट करेंगे, चाहे गवर्नमेंट ने इसने पैसा नहीं लगाया। देखो ध्यान से, XYZ लिमिटेड में गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाया, XYZ लिमिटेड में गवर्नमेंट ने पैसा, फिर भी उसको गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट करेंगे। क्यों? ये माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया एबीसी को, एबीसी ने उसी पैसे से तो XYZ को खरीदा। इनडायरेक्टली XYZ में पैसा किसका है? गवर्नमेंट का। तो इसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा? गवर्नमेंट। देखो ध्यान से, 51% पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, क्या वोटिंग पावर लिखा हुआ है? क्या नहीं। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों ने। और देखो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी को भी क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। और पेड अप कैपिटल की जगह वोटिंग पावर लेंगे अगर कंपनी ने क्या इशू कर रखे हैं? डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स लिखा हुआ है। सीधा वोटिंग राइट्स नहीं लिखना है इसमें। बोलो आया? फॉरेन कंपनी तो पढ़ा चुका, कंपनी और बीसी फॉरेन की। क्या फॉरेन की पार्टनरशिप इंडिया में फॉरेन कंपनी कहलाएगी? कंपनी या बीसी होना जरूरी है। और कहां रजिस्टर्ड होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। पीओबी कहां होना चाहिए? इंडिया में। चाहे खुद काम करे एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इंडिया में, इंडिया मतलब पानी की धरती, दोनों दोनों। और कंडक्टेड एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तुम इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो तुम्हें क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। क्या बोलेंगे? सुनना, अभय, अभय का पूरा नाम है अभय शेख, दुबई का, ठीक है, वल्ला वल्ला वाला, ठीक है। दुबई की कंपनी में जॉब करती वहां पे तो ऐसे ही बोलते हैं। तो हमारा अभय शेख कहाँ काम करती? दुबई में। दुबई की कंपनी के काम के लिए वो मुंबई आया, मुंबई आई, सॉरी आई, आती, अरे छोड़ो ना यार, अपन अपनी वाली पे आती। तो सुनो, तो ये मुंबई में आया कंपनी के काम के लिए, एक होटल में रूम बुक करवाया,
होटल में क्या बुक करवाया, रूम बुक करवाया, वहीं से बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। इज इट ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी? अरे मीटिंग मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दुबई वाले की तरफ से आया है, एजेंट के रूप में आया है ना भाई, एजेंट शामिल है ना, पीओबी कमरे में कर रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस, और इंटेंशन भी है बिजनेस करने का, है कि नहीं है? तो स्टिल फॉरेन कंपनी। ऐसा नहीं कि साम्राज्य खरीद लिया वहां पे मस्त बिजनेस, रूम लिया हो वो भी फॉरेन कंपनी। समझ में आया? ये तो वाइडर टर्म, छोटा रूम बड़ा सब चलेगा। डन? क्लियर? अच्छा, वो कार देखी आपने जो अमिताभ बच्चन जी चलाते हैं, RR, रोल्स रॉयल्स, नाम सुना है? अगर उसकी कार 2 साल में एक बार बिकती है, अबे हंस मत बेटा, मोबाइल को देख के सामने देख, हंसने से क्या हो जाएगा बेटा? लो सुनो, बड़े लेवल चल रहे, गिर जाएगी पानी की बोतल जिसमें पानी नहीं है। हाँ, अभय को देख के बोला कि ऐसे ही बोला? क्या? हाँ हाँ, तो सुनो मेरे बच्चे, सुनो, सुनना मेरे बच्चे, उस RR वाले की 2 साल में एक बार कार बिकती है, मान लो इस साल कार नहीं बिकी, क्या उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ये सेकंड नंबर लाइन का मतलब है तुम्हारा इंटेंशन बिजनेस करने का है, चाहे बिजनेस हो रहा हो, चाहे अपना ये आती रूम में बैठती, काम नहीं होती फिर भी फॉरेन कंपनी है, क्योंकि इंटेंशन है बिजनेस करने का, इंटेंशन होना। कार यार उसकी हर साल कार बिकती है क्या? 2 साल में एक बार, तो एक साल जिस साल नहीं बिकी तो फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे क्या? बोले। आया समझ में? आया? प्योर, बढ़िया, कभी भूलोगे तो नहीं ना? चलो देखो भाई, क्या क्या पढ़ा अभी तक सुनना। सेक्शन नंबर 1 पढ़ा, टाइटल एप्लीकेबिलिटी। अबे देख बेटा, सेक्शन नंबर 2 पढ़ा, डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन 2.6 पढ़ी अपन ने, अब एसोसिएट लिख लेना, ऐसे समरी से याद हो जाता है। 2.6 में क्या लिखेंगे? एसोसिएट कंपनी। 6 नहीं लिखा हुआ उसमें, 6 तो अभी पढ़ा ना। 2.6 एसोसिएट कंपनी। फिर 2.11 में बॉडी कॉर्पोरेट। 2.20 में कंपनी। 2.21 में लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी की शेयर्स। जी पहले आता है कि एस पहले आता है? और 222 में लिमिटेड बाय शेयर्स। 42 में फॉरेन कंपनी। 45 में गवर्नमेंट कंपनी, ये लिखना पड़ेगा ना। फिर 46 में होल्डिंग कंपनी, पढ़ा? होल्डिंग कंपनी लाइन से लिखवा रहा हूं, लिखते रहना, कल नहीं थे ये आज पढ़े अपन ने। 62 में ओपीसी। 68 में प्राइवेट, एक लिखवा देता हूं, 69 भी आने वाला है, प्रमोटर आएगा, लिख लेते हैं, बार बार थोड़ा लिखेंगे। 69 प्रमोटर। 71 पब्लिक कंपनी, बाद में समझ में आती है। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती वो क्या होती है? पब्लिक। क्या वो हंस क्यों रहे तुम लोग? 85 में क्या आती है? छोटी, छोटी। 87 सब्सिडरी, होल्डिंग तो 46, 4 6। और 92 अनलिमिटेड कंपनी। पढ़ा अपने ये चीज? सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी बना सकते हैं? 3।
सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कितने क्लोज, 6 या 7? 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 6 एमओए एओए कैसे बनाएंगे, एज पर कंपनी सेट। इतना पड़ा है। बोलो आया? इतना हमने पढ़ लिया। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ पढ़ा हो अपन ने, ठीक है ना? अब सुनना, तुम्हारी बुक में एक और सेक्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। अब क्या पता वो सेक्शन आगे आ जाए, मुझे नहीं पता। एक सेक्शन है 3A, ए फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बाद ये जोड़ा गया था। 1 से 2 बार एग्जाम में आया है बेटा। लो देखो फ्लो चार्ट 3A, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना और समझ भी लेना, क्योंकि कहां वो एग्जाम में उलझाएगा वो भी बता दूंगा। क्वेश्चन कैसा आता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। सुनना, सेक्शन नंबर 3A, एक्सेप्शन टू द लिमिटेड लाइबिलिटी। 3A, एक्सेप्शन टू द लिमिटेड लाइबिलिटी, एक्सेप्शन टू द, मुझे बताओ, कंपनी बनाओगे तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। कंपनी बनाएंगे तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। लेकिन एक्सेप्शन, तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। चाहे कंपनी लिमिटेड है फिर भी तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे। चाहे तुम लिमिटेड कंपनी के मेंबर हो, लिमिटेड बाय शेयर्स में अनपेड लाइबिलिटी है, फिर भी तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे। 3A लग गया तो सर 3A बोलता क्या, बताओ। इफ एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, अनलिमिटेड तो पैदाइशी पगली है, उसकी बात ही नहीं कर रहा। तो ये किसकी बात कर रहा हूं, लिमिटेड। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 7 से कम हो गए। प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, 2 से कम 1 हो गया। अब सर ओपीसी में, अरे ओपीसी में 1 ही तो होता है, उससे कम क्या कर लोगे उसमें? तो पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक में कितने से कम हो जाए, 7 से कम, और प्राइवेट में कितने से कम, 2 से कम। तो आपको 6 महीने में नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने हैं। कितने महीने में? ये एलएलपी में भी आएगा सेम प्रोविजन, सेम टू कॉपी। यहां से कॉपी हुआ है, पहले यहां आया है फिर एलएलपी में गया ये पॉइंट। और एलएलपी में भी एग्जाम में पूछ चुका है एक बार, एलएलपी में एक बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो सुनना, अगर नंबर ऑफ मेंबर, शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, 7 से कम या 2 से कम हो जाए, तो आपको कितने महीने का समय है, 6 महीने का समय है, इंक्रीज कर दो। कितने महीने का समय है, 6 महीने का समय है, इंक्रीज कर दो। सर नहीं करा, सर नहीं करा, बोलो क्या कर लोगे? तो सुनना मेरे बच्चे, 6 महीने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्रेडिटर के साथ, मतलब नए क्रेडिटर क्रिएट होंगे, उनको पेमेंट देने के लिए मेंबर की लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। 6 महीने तक जो क्रेडिटर होंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस शीट में होगा, उसके लिए तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन 6 महीने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। अब जैसे पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर, कितने मेंबर, कितने महीने में इंक्रीज करना है, 6 महीने में इंक्रीज करना है, नहीं कर पाए। 6 महीने बाद जो भी क्रेडिटर होंगे उनको पे करने के लिए इनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। किंतु 5 में से एक जना अनजान है, उसको पता नहीं कंपनी में 5 मेंबर है, वो इस फैक्ट का अवेयर ही नहीं है, लेकिन 4 को पता है नंबर ऑफ मेंबर क्या है, कम, पहले बढ़ा लो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लो। एक को पता, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी 4 की होगी। सुनना, इफ बिजनेस कैरिड आफ्टर 6 मंथ, एवरी मेंबर हु न्यू द फैक्ट, जिसको अवेयरनेस थी, सिर्फ उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, सबकी अनलिमिटेड। शेल बी सेवरली लाइबल फॉर द डेट ऑफ कंपनी विच इज कंडक्टेड आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने तक के डेट के लिए तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, 6 महीने के बाद जो होगा उनके लिए उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। आई थिंक आ गया। तो हमको थोड़े से सेक्शन भी याद हो गए, सेक्शन के थोड़े से कंटेंट भी याद हो गए, और जो बुक में नहीं था वो भी पढ़ लिया, और एक्स्ट्रा चीजें भी देख ली।
ठीक है, आया, डन। चलो अब अगला टॉपिक आता है हमारा सेक्शन 8 कंपनी। क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी? ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉमर्स, आर्ट, साइंस। ये कंपनी गलती से प्रॉफिट कमा भी लेती है तो ये इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में क्या कर देगी? री इन्वेस्ट। ये कंपनी कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, मतलब ये एकमात्र कंपनी है जो अपने मेंबर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल दे रखे, अगर आपको ये कंपनी बनानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। किससे लेना पड़ेगा लाइसेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना एग्जाम में यहां पे लिख के ना, नाउ आरओसी, नाउ दिस पावर हैज बीन डेलीगेट। देखना ध्यान से, अमेंडमेंट तो पहले होने चाहिए एग्जाम में। आपको लिखना यही है, लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है नाउ दिस पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू आरओसी। अब लाइसेंस किससे? सीधा आरओसी मत लिखना, क्या पता कॉपी चेक करने वाले कोई पता ना हो तो। इसी बुक से अगर प्रिंट आउट मिल गया हो तो उसको आंसर का लग जाएगी ना, तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिख के आएंगे नाउ आरओसी। तो लाइसेंस अब किससे मिलता है? आरओसी। तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नाउ आरओसी। तो ध्यान रखना, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा मेरे बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी पावर किसको डेलीगेटेड है? आरओसी। और सुनना, ये लाइसेंस मिलने के बाद आपके नाम के पीछे ना लिमिटेड लगेगा ना प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के पीछे ना लिमिटेड होता है ना ही, देखो इधर किसी के भी नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद क्या लाइसेंस कभी रिवोक हो सकता है? हाँ, अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी की कंडीशन, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, आपको बोला गया प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटेबल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इसमें लगे रहो, कुछ और काम कर रहे हो, तो अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा? रिवोक। और आपके नाम के पीछे क्या लिख दिया जाएगा? लिमिटेड। देखो लाइसेंस मिला था इसलिए नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा, लेकिन अब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। बोलो आया? अरे आया। फिर उसके बाद अगर लाइसेंस रिवोक हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, किसमें लगता है कि इस कंपनी का अमलगमेशन करवा दो, अमालगमेशन करवा दो इस कंपनी का। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरी गारंटी है बहुत कम बच्चे सही करके आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, क्वेश्चन क्या देगा मैं बताऊंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया इसने कंडीशन रिवोक करी है, इसके नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जोड़ दो, लेकिन इसका अमालगमेशन करवा दो किसी और कंपनी में। अमालगमेशन मतलब ये कंपनी बेच दो किसी और को, कोई दूसरा इस कंपनी को क्या कर लेगा? खरीद लेगा, टेक ओवर कर लेगा, लेकिन उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। तो अमालगमेशन पता है कौन सी कंपनी में होता है? जो सेक्शन 8 कंपनी हो और सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। अगर मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगा हुआ हूं तो अमालगमेशन भी किस में होगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाली सेक्शन 8 में। एरी गेरी नथु गेरी में अमालगमेशन नहीं होगा। बच्चा लिख के आएगा किसी में भी कर दो, नहीं, सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में जो इस सेक्शन में आती हो, सेक्शन 8 में, उसी में ही अमालगमेशन होगा। बोलो आया? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं अमालगमेशन मत करो, खत्म कर दो इसको, तो वाइंड अप कर दो, वाइंड अप कर देंगे। तो सुनना, अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक। पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो अमालगमेशन करेगा या फिर क्या करेगा? वाइंड अप। अमालगमेशन करेगा या फिर क्या करेगा? और पेनल्टी याद कर लेना आप लोग, ठीक है? इसके ये पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स में वही लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट में ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मेरी गारंटी है अगर ये पॉइंट आ गया एग्जाम में तो कुछ ही बच्चे सही करके आएंगे। क्या लिखा हुआ है? एक पार्टनरशिप फर्म क्या प्राइवेट कंपनी की मेंबर बन सकती है? क्या पार्टनरशिप पब्लिक कंपनी की मेंबर बन सकती है? क्या पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है? अबे फंडे गलत है, समझ बात करो, फंडे गलत है। सुनना, मेंबर कौन बन सकता है? जो पर्सन हो। सुनना ध्यान से, मेंबर मतलब शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर मतलब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, शेयर्स खरीदना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीधा सट, समझ में आया? किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म एज इक्वल टू एग्रीमेंट, प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट करेगी, एग्रीमेंट, समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट कौन कर सकता है? अपन जैसे लोग, नेचुरल, लीगल, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म क्या लीगल एंटिटी है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है? जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना। लीगल पर्सन कौन होता है? जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, कभी एग्रीमेंट नहीं कर सकती वो। आपने पढ़ा है पार्टनरशिप फॉर्म कभी एग्रीमेंट, हाँ उसके बिहाफ पे पार्टनर कर सकता है। पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के, इसलिए तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी मानी जाती है क्योंकि पार्टनर ने करी है। बस लिख देता ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म अपने नाम से करती तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता, होता कि नहीं होता? बॉडी कोऑपरेट नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अपने नाम से काम नहीं कर सकती। क्या अपने नाम से शेयर्स खरीद सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी की मेंबर ही नहीं बन सकती, इन एलिजिबल है वो। पब्लिक कंपनी की मेंबर ही नहीं बन सकती जस्ट बिकॉज ऑफ वो लीगल पर्सन नहीं है। शेयर्स कौन खरीद सकता है? नेचुरल या लीगल। लेकिन सेक्शन 8 की बन सकता है, स्पेशल प्रोविजन यहां पे अलाउ कर रखा है। आया? इसलिए मैंने बोला बहुत रेयर बच्चे हैं जो सही करके आ सकते हैं। समझ में आया? सेक्शन 8 कंपनी के बन सकते हैं चाहे वो लीगल पर्सन नहीं है, सेक्शन 8 ने अलाउ कर रखा है इसलिए। बोलो आया समझ में? अरे आया है ना? घुमाने में यहां घुमा सकता है वो, घुमा ही सकता है वो तो। बोलो आया? बाकी सारे पॉइंट तो ऊपर वाले थे इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलो, डोरमेंट कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी, ऐसी कंपनी जो हमने बनाई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जिसने पिछले 2 सालों से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, जो भी कामकाज। तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है जिसने पिछले 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, या फिर जिसने 2 सालों से एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। 2 सालों से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब रेंट पेड, बैंक चार्जेस, सैलरी, आपने कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, या फिर पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज एनुअल रिटर्न किसके पास फाइल नहीं किया? आरओसी के पास। तो आपको क्या बोलेंगे? डोरमेंट कंपनी। क्या बोलेंगे? डोरमेंट कंपनी। लेकिन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नीचे लिखे हुए 4 नहीं आएंगे। कौन कौन से नहीं आएंगे? आरओसी को फीस का पेमेंट, क्या हम आरओसी को बोलेंगे हम फीस का पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि हम डोरमेंट है? नहीं, तो ठीक है। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, अगर आप शेयर्स का अलॉटमेंट कर रहे हो, या फिर ऑफिस को मेंटेन करने का पेमेंट कर रहे हो, ये चलेगा। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया। अब इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो क्या लिख के आ सकते हैं? सुनना चाहो तो लिख लेना। अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो कंपनी ओपीसी हो, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, चाहे वो कंपनी कौन सी हो, पब्लिक, अगर उसने 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किए, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से फाइल, तो वो कंपनी एप्लीकेशन भेजती है आरओसी के पास। किसके पास? कि आरओसी मुझे डोरमेंट कंपनी बना दे। आरओसी सर्टिफिकेट इशू कर देता है। क्या इशू कर देता है? पता है क्यों? सुनना, आपने कंपनी बनाई है तो काम करो, या दुनिया में आए हो तो काम कर लो। अरे कंपनी बनाई है तो काम करने के लिए बनाई होगी ना, दुनिया में आए हो तो काम करो, ठीक है। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा वाइंड अप कर देगी कंपनी, खत्म कर देगी, डिसोल्व कर देगी। जैसे मान लो अभय घर का काम नहीं कर रहा तो घर वाले इसको बाहर निकाल देंगे।
लेकिन अभय चाहता है कि मैं लीगली नाकारा बन जाऊं, कि मेरे को कोई कुछ ना बोले। मतलब एक कंपनी चाहती है, कंपनी क्या चाहती है कि मेरे को तो आप डोरमेंट डिक्लेयर कर दो कि मैं नाकारा हूं, नाकारा रहूंगा, बीच में कोई कुछ ना बोले मुझे, तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले रहे हो। मतलब ध्यान रखना, इंडिया में कंपनी बनाई है ना तो काम करना पड़ेगा, काम नहीं किया तो आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। उससे बचने के लिए डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया जाता है। और सुनना, आप कितने समय तक डोरमेंट कंपनी बन सकते हो, एग्जाम में लिख के आना, मैक्सिमम 5 सालों तक, मैक्सिमम 5 साल तक डोरमेंट कंपनी बन सकते हो। 5 साल में काम काज चालू करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ, कंपनी बंद। सर हम तो डोरमेंट बन गए, डायरेक्टर को निकाल दें क्या? अरे नहीं, डोरमेंट बनने के बाद आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है। क्या कंडीशन? मैक्सिमम 5 साल तक आप डोरमेंट बन सकते हो और मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। उनको निकाल, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर है? मैक्सिमम 5 साल तक डोरमेंट कंपनी बन सकते हो आप। उतने में काम चालू नहीं किया तो फिर तो मरना तय है। बोलो आया? तो ये एक्स्ट्रा लिख के आएंगे हम। निधि क्या होती है? वैसे तो इसको निधि कंपनी लिखा हुआ है, अब निधि बोलते हैं बेटा, कंपनी नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलते हैं? निधि। निधि कंपनी नहीं बोलते, अब सिर्फ निधि। क्या बोलते हैं? निधि। हमेशा ध्यान रखना निधि क्या है। वैसे निधि कंपनी बोल देते हैं अपन, वैसे आप लोग एग्जाम में निधि लिख के आओगे तो ये कंपनी वर्ड हट गया है, निधि। तो निधि कंपनी जो है ना, उसका काम क्या होता है? अपने मेंबर के बेनिफिट में काम करना। निधि कभी आउटसाइडर्स के साथ डील नहीं करती, वो सिर्फ मेंबर के बेनिफिट में काम करती है। अरे वही लिखा हुआ है मेरे बच्चे, तुम लोग क्यों हंसते हो हर बात पे यार? तो सुनना, निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर के बेनिफिट में काम करती है, आउटसाइडर के साथ कभी डील नहीं करती। सर कैसे काम करती है? जिस मेंबर के पास, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, जिस मेंबर के पास एक्सेस में पैसा है उससे डिपॉजिट के रूप में ले लेंगे, और जिस मेंबर को पैसे की कमी है उसको लोन के रूप में, इनसे ब्याज ज्यादा और तुम्हें ब्याज, बीच में मेरा इंटरेस्ट का फायदा। तो निधि, निधि मतलब पूल, इकट्ठा करना, तुमसे पैसा इकट्ठा करेगी और अपने मेंबर को लोन के रूप में, आउटसाइडर आया निधि मुझे भी लोन दे, सिर्फ मेंबर, सिर्फ मेंबर। निधि कंपनी का बेनिफिट सिर्फ कौन ले सकते हैं? मेंबर। आउटसाइडर्स के साथ कभी निधि डील, इसलिए इसका दूसरा नाम है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। क्या है इसका नाम? आपस में सोसाइटी बनाओ, मस्त रहो, बाहर के साथ काम। ठीक है, तो सुनना, ये लिखा हुआ है, सुनो एक बार जानना, निधि कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में सिर्फ यही लिखा हुआ होगा, और कोई बिजनेस एक्टिविटी लिख, देखो, कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर, यानी कि लोगों की सेविंग्स करने की आदत को बढ़ावा देना। इसको आगे लिखना चाहिए था कि लोगों की सेविंग्स करने की आदत को बढ़ाना, लोगों की नहीं, मेंबर की, सॉरी, मेंबर, सिर्फ मेंबर। और जिस मेंबर को पैसे की जरूरत है उसको लोन के रूप में दे देना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो याद करने वाली है। पीएफआई में कौन कौन आता है? एलआईसी, आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, यूटीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुराने एक्ट में 1956 में जिसको पीएफआई घोषित कर रखा था उसको आज भी क्या बोलेंगे? पीएफआई। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ मिलके किसी को भी पीएफआई बना, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बात करके किसी भी कंपनी को क्या घोषित कर सकती है? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक को फाइनेंस देता है। नाबार्ड का नाम सुना है? नाबार्ड को पीएफआई घोषित कर रखा है। सिडबी,
आईडीबीआई की स्मॉल कंपनी है सिडबी, उसको भी पीएफआई डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफआई डिक्लेयर कब करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, जब वो स्पेशल एक्ट, सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में बनी हुई हो, और उसकी 51% शेयर्स किसके पास होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या यानी गवर्नमेंट कंपनी, उसी को ही क्या बना सकते हैं, पीएफआई। बोलो आया, पक्का आया। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये सब पढ़ लिया हमने। कीवर्ड्स बोलो, अब इधर इधर कीवर्ड्स बोले जाए बेटा। हमने 2.6 में कीवर्ड क्या पढ़ा, 20% वोटिंग राइट्स मिनिमम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बॉडी कोऑपरेट में लिखना है इंक्लूड, कंपनी तो ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी ठीक है। फॉरेन कंपनी में वो फॉरेन की क्या होनी चाहिए, कंपनी या फिर बॉडी कोऑपरेट, और प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी में 51% या उससे ज्यादा किसका, पेड अप शेयर कैपिटल। वोटिंग पावर नहीं लिखना, यहां पे कीवर्ड लिखना है हैज वन और मोर सब्सिडी। यहां पे होल्डिंग में मत लिख के लाना 51%, 50% वोटिंग पावर डायरेक्टर ना, वो सब्सिडी में। यहां पे तो होल्डिंग में नॉर्मल है, वन और मोर ओपीसी ठीक है। प्राइवेट में एओए में कितने रेस्ट्रिक्शन, 3। एओए में कितने रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। पब्लिक कंपनी में हम डीम्ड पब्लिक भी याद करेंगे। डीम्ड पब्लिक की डेफिनेशन किसमें है, इसी में ही है। छोटी कंपनी में 440, और 440 में एंड है, ऑब्लिक नहीं आएगा, एंड 4 एंड 40। 87 में क्या था, मोर देन 50%, किसका, वोटिंग राइट्स का, शेयर कैपिटल नहीं, किसका। 92 में अनलिमिटेड, तो इसमें लिखना है क्रेडिटर किसके ऊपर केस कर सकता है, क्या मेंबर के ऊपर केस कर सकता है क्या, नहीं। बोलो आया। फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 3A में भी हमने पढ़ लिया। फिर अगला हमने क्या पढ़ा, 406 निधि, पढ़ा निधि। 455 डोरमेंट, बहुत बढ़िया, यही पढ़ा अपन ने चकाचक। जो पढ़ रहे हैं हम सीधा लिख रहे हैं, ये समरी भी बन गई हमारी। डन मेरे बच्चे, एक रह गया क्या, लिख लो ना, ये 272 पीएफआई। एक कदम आगे हूं तुमसे। तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 72 किसकी डेफिनेशन, पीएफआई। एक रह गया था, हाँ एक रह गया था क्या, अच्छा लो, रह गया था एक। सेक्शन 8 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। चलो डन। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, ध्यान से देखना। एक कंपनी, देखो इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन अलग अलग है, ध्यान से सुनना। बच्चा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन एक ही मान लेते हैं। एक ही होता तो दोनों का सेक्शन अलग अलग क्यों होता। फॉर्मेशन का सेक्शन है 3, फॉर्मेशन का सेक्शन है 3, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन है 7। फॉर्मेशन मतलब फॉर्म, कितने टाइप की कंपनी बना सकते हो, 3। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन, इन मतलब आना, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के रूप में। तो अगर आप कंपनी के रूप में आना चाहते हैं तो उसका सेक्शन कौन सा है, 7। और कंपनी बनाने वाले को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। और प्रमोटर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 69। तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 69 में किसकी डेफिनेशन है मेरे बच्चे, प्रमोटर। ध्यान से देखना, प्रमोटर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है,
या फिर और एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, दोनों में से एक जगह उसमें प्रमोटर की हेडिंग होती है, प्रोस्पेक्टस में भी एनुअल रिटर्न में प्रमोटर की हेडिंग है, उस हेडिंग में जिन जिन का नाम लिखा हुआ है वो कंपनी के क्या होंगे, प्रमोटर। या फिर जो कंपनी के अफेयर्स को क्या करता हो, कंट्रोल, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर। या फिर जिसके डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं ए बीओडी ऐसे काम कर, तो मुझे क्या बोलेंगे, प्रमोटर। जो बीओडी को डायरेक्शन देता हो उसको क्या बोलेंगे, तीनों में से कोई भी पॉइंट लग रहा हो तो वो व्यक्ति क्या होगा। तो यानी कि तुम्हारे दिमाग में जो कचरा था कि जो कंपनी बनाता है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा, ये प्रमोटर है। तीनों पॉइंट में और है, ध्यान से देखो, तीनों पॉइंट में और है, तीनों में से किसी भी एक पॉइंट में आ गए तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, प्रमोटर। तीनों में से किसी भी एक पॉइंट में आ गए तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, बोलो आया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, एक सीए सीएस एडवोकेट, उसका तो काम ही होता है बीओडी को डायरेक्शन देना कि है बीओडी ऐसे काम कर। एडवोकेट बोलेगा ऐसे कटघरे में बोलना है तुझे, सीए बोलेगा इस तरह से अकाउंट बनने चाहिए, सीएस बोलेगा ऐसे कंप्लाइंस करना है। तो क्या सीए सीएस एडवोकेट प्रमोटर बन गए सी वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है। बुक वाले ने गलती करी, यहां पे एक लाइन आती है एक्सेप्ट, यहां पे आती है बकायदा, एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी। गलती खुद करते हैं फिर बोलते हैं हमने तो बुक में दिया है, कहां दिया है। जिसमें प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसका तो धंधा ही होता है डायरेक्शन देना, धंधा ही क्या है उसका, तो क्या उसको प्रमोटर बोलेंगे। तो सीए सीएस एडवोकेट सीएमए इनका काम ही क्या होता है, एडवाइस देना। तो वो सी वाले पॉइंट के बेसिस पे प्रमोटर। फिर दूसरा डाउट, क्या सीए सीएस कभी प्रमोटर ही नहीं बन सकते, सीए सीएस एडवोकेट कभी प्रमोटर ही नहीं बन सकते क्या। अरे बन सकते हैं ना, ए और बी पॉइंट तो है ना, दुनिया तो ना खत्म हुई है तुम्हारे लिए, सी पॉइंट से हटाया है, ए और बी से हटाया है क्या। तो सी वाले में लिख के आना एक्सेप्ट, पता पड़े तुम तीनों में लिख के आ जाओ। तो सी से आया, हम सी में नहीं आते, हम सी कैटेगरी में नहीं आते। समझ में आया, क्लियर है। हम ए और बी में आएंगे, सी में तो कोई भी हम नहीं आते। प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले सी में तो एक सीए सीएस प्रमोटर बन सकता है, यस, ए और बी पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन देखो, इतनी छोटी सी परिभाषा में भी बन सकते हैं क्वेश्चंस। पहला मैंने सीए सीएस का बताया, दूसरा बताया क्या वो प्रमोटर ही नहीं बन सकते, क्या बन सकते हैं ए और बी पॉइंट। अगला क्वेश्चन तो बहुत पहले आ चुका है, बहुत पहले आया था, क्या एक एम्प्लॉय प्रमोटर बन सकता है। बोलो मेरे बच्चे, क्या एक एम्प्लॉय प्रमोटर बन सकता है, पीछे, क्या एक एम्प्लॉय प्रमोटर बन सकता है, कौन से पॉइंट में, कौन से पॉइंट में नहीं है, प्रोस्पेक्टस में नाम ही नहीं है, इन्वर्ट में भी नहीं है, अब बोलो, नहीं है। एक एम्प्लॉय प्रमोटर बन सकता है क्या, एक एम्प्लॉय की हेडिंग प्रमोटर में लिखोगे और उसमें हेडिंग लिखने के बाद क्या चपरासी गिनोगे दोगे प्रमोटर को। अभी पढ़ा, एम्प्लॉय में डायरेक्टर तो ना आएगा, एम्प्लॉय बोल रहा हूं, पहले प्रमोटर होगा फिर employee। सुनना, हाँ, एक नॉर्मल एम्प्लॉय नीची कैटेगरी का बन सकता है। दिखाऊं, ये लाइन पढ़ो, अगर वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है तो देखो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, अदरवाइज हो, अदरवाइज मतलब इंप्लॉई। हाँ, तू डर गया क्या, फिर ठीक है, आगे मत डरना बेटा।
आया, समझ में आया? अरे आया। तो क्या एम्प्लॉय बन सकता है? बेटा ये लिखते रहे ना। तुम लोग अगर ये सोचो कि हम सुन के चल जाएं और हमारा हो जाए, तो सत्यानाश कथा एक बार में याद हो जाती लोगों को, बार बार सुनने को ही नहीं आता। आया समझ में? तो एम्प्लॉय प्रमोटर बन सकता है क्या? हाँ, अगर वो कंपनी के अफेयर्स को क्या करता हो, कंट्रोल। कंट्रोल। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन क्या था? 3। कितने तरह की कंपनी बना सकते हैं? 3। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट में 2 मेंबर, ओबीसी में कितने मेंबर चाहिए? इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 7। कौन सा सेक्शन है? 7। अब सुनना, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ये सेक्शन नंबर 7 एक बार रीड करके आना। मैं कल आपको इनकॉर्पोरेशन पूरा अच्छे से पढ़ाता हूं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये भी नहीं नहीं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी एक बार रीड करके आना है। सुनना, इनकॉर्पोरेशन के साथ अटैच है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी रीड करके आना है, मैं करवाऊंगा कल। एंड आज का लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितने तरह की होती है? ध्यान से देखना, कैपिटल कितने तरह की होती है। सुनो मेरे बच्चे, एग्जाम में बोले टाइप्स ऑफ शेयर, सुनना ध्यान से, एग्जाम में बोले टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बोले क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, तो जो पढ़ा रहा हूं वो लिखना। कंफ्यूजिंग होती है एग्जाम में कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिखे कि ऑथराइज इशूड पेड अप लिखे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कैपिटल तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। शेयर्स बोलेगा तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो सुनना, कैपिटल कौन कौन सी होती है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? अपने फंड रेज किया है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड में आती है, तो ये कौन कौन सी होती है? ऑथराइज। कौन सी होती है? ऑथराइज का दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा नाम नॉमिनल। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, ये हमेशा फेस वैल्यू पे रिप्रेजेंट होती है। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के कारण कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी समझते हो? जैसे 5% स्टैम्प ड्यूटी है, तो 5% को किससे मल्टीप्लाई करें? ऑथराइज कैपिटल से। और ऑथराइज कैपिटल कहां लिखी हुई होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन से क्लोज में लिखी हुई होती है? कैपिटल क्लोज। और यहां पे इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स। क्या डिबेंचर की ऑथराइज कैपिटल होती है क्या? नहीं, इक्विटी और प्रेफरेंस। जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 लाख रुपए। ऑथराइज कैपिटल 4 चीजों से मिलकर बनी हुई है: नंबर ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, टोटल अमाउंट। सिर्फ 10 लाख रुपए को ऑथराइज कैपिटल, एमओए के कैपिटल क्लोज में सिर्फ 10 लाख रुपए लिखा हुआ नहीं होता, 4 चीजें लिखी हुई होती हैं: नंबर ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी की प्रेफरेंस, फेस वैल्यू, टोटल अमाउंट। आया? ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी कभी इशू, तो इशूड कैपिटल क्या ऑथराइज से ज्यादा हो सकती है क्या? तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है ऑथराइज में से जितने कंपनी ने क्या करें, इशू, चाहे कैश में इशू किए हो चाहे अदर देन, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब इशूड में से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, जैसे 1 लाख शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकती है, कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए, 80,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, तो इस 8 लाख रुपए को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने इशू तो कर लिए, क्या पब्लिक सारे ले लेगी क्या? मान लो पब्लिक ने 75,000 शेयर्स खरीदे, तो इसको कौन सी कैपिटल बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सी कैपिटल बोलेंगे मेरे बच्चे? सब्सक्राइब कैपिटल। ध्यान रखना, सब्सक्राइब इशूड का कम से कम 90% तो होना चाहिए, याद है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नहीं तो रिफंड करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल भी अगर बनाओ तो इशूड का 90% लिखना एटलीस्ट, उससे कम मत लिखना, राउंड फिगर के चक्कर में 70,000 लिख दो।
तो एग्जाम्पल भी सोच समझ के, ठीक है। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी ने इशू करी उसमें से पब्लिक ने जितने खरीद ली है उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब। बोलो आया, अरे आया। फिर कंपनी उसमें से पैसे मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने कंपनी ने मांग लिए उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। और उस कॉल्ड अप में से जैसे 6 रुपए मांग लिए, 6 रुपए में से जितना पे कर दिया उसको क्या बोलते हैं, पेड अप। वैसे पेड अप निकलता कैसे है, कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगी, पेड अप। ऐसे ही निकलती है अकाउंट में। बोलो आया। और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल का हिस्सा। देखो एक पूरा पिज्जा मान लो शेयर कैपिटल, उसमें से एक स्लाइस निकाल लो तो वो क्या हो जाएगी, शेयर। शेयर मतलब हिस्सा ना, अपन बोलते ना पार्टनरशिप में कि ये मेरा शेयर है, तो शेयर मतलब हिस्सा। तो शेयर की डेफिनेशन 284 में दे रखी है। शेयर मतलब शेयर कैपिटल में जो तुम्हारा हिस्सा है। शेयर कंपनी में तुम्हारी ओनरशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और कितने तरह के शेयर्स होते हैं, 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी, और एक डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स, याद है बताया था। डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स मैंने गवर्नमेंट कंपनी के केस में बताया था। डिफरेंशिएट वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनको नॉर्मल इक्विटी शेयर्स से ज्यादा वोटिंग पावर मिलती है। लो आया। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे अभी शेयर्स बचा हुआ है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं वो पढ़ना बाकी है। शिद्दत से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।